जो हमारी ये पड़ी हुई लाइनें हैं, इनका नाम क्या रखा गया बेटा? इनका नाम रखा गया रो, यानी कि पंक्तियां। उसके बाद में जो हमारी ये वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब जो ये खड़ी हुई लाइनें हैं बेटा, इनका नाम रखा गया कॉलम्स। तो भाई ये लोकेशन वाइज हो गए सिंबल्स। लेकिन मन में एक बात और आती है कि सर ये सिंबल्स आखिरकार डिसाइड कैसे हो रहे हैं? हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं, पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, मतलब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर दिया जाएगा वो हमेशा हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं आपका गुरु, आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी बच्चों का करता हूं स्वागत द कुशवाहा सर की मैथमेटिक्स क्लास में ऑन एनसीईआरटी वाला चैनल, जहां पर बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय माइंड मैप सीरीज के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक को बहुत ही कम समय में, और पूरे के पूरे टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार में हम लोग बच्चे वहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं बेटा आज हम लोग कौन सा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं बच्चा। तो आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं डिटरमिनेंट्स। जैसे कि आपको पता है, ठीक जो हमारा पीछे वाला क्लास था, हम लोगों ने पीछे कंप्लीट किया था मैट्रिक्स को। तो जैसे ही हम लोगों ने मैट्रिक्स को पूरा कर लिया, तो मैट्रिक्स के ठीक जो आगे की कहानी है, हम लोगों ने जितनी कहानी मैट्रिक्स में पकड़ी, तो मैट्रिक्स के जो ठीक आगे वाली कहानी है बेटा, वो ठीक हमारी आगे वाली कहानी आ जाती है डिटरमिनेंट्स बेटा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिकली डिटरमिनेंट्स को। क्या है डिटरमिनेंट्स, इसकी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं सर कहानी क्या है, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा इसमें। तो फिर आइए बात करते हैं बेटा डिटरमिनेंट्स में हमारे पास क्या क्या है आखिरकार। तो बच्चे डिटरमिनेंट्स की कहानी सर कुछ ऐसी आती है कि हम लोगों ने जैसे पढ़ी थी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई एक ऐसा डब्बे जैसा होगा, इस डब्बे में हम कुछ चीजें रखेंगे, कुछ नंबर्स, कुछ क्वांटिटीज, कुछ चीजें ऐसे रखेंगे उठा उठा के, तो इनको जो रखने का तरीका होगा उसी को बोला गया कि सर ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी। तो जब हम लोगों ने मैट्रिक्स को पढ़ा तो सर हम लोगों ने कुछ ऐसे पढ़ लिया, रुको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो जब हम लोगों ने पढ़ा भाई, तो हम लोगों ने मैट्रिक्स में जनरली कुछ इस तरीके से चीजों को पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसे लिखी हुई थी कहानियां बेटा। तो जब हम लोगों ने ये लिखी हुई थी बेटा, तो यहां पर आखिरकार था क्या क्या हमारे पास में, पहले लिख ले। हाँ भाई, अब इसके बाद हम लोगों ने सीखा क्या था कि जो हमारी ये पड़ी हुई लाइनें हैं बेटा, कौन सी? जो हमारी ये पड़ी हुई लाइनें हैं, इनका नाम क्या रखा गया बेटा? इनका नाम रखा गया रो, यानी कि पंक्तियां। उसके बाद में जो हमारी ये वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब जो ये खड़ी हुई लाइनें हैं बेटा, इनका नाम रखा गया कॉलम्स। ठीक है भाई, क्या रखा गया? इनका नाम रखा गया कॉलम्स। तो भाई हमारे पास दो प्रकार की चीजें थी, रो और कॉलम। अब जब हम लोग यहां पर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे बेटा, तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन कैसे रखे थे? एलिमेंट का प्रेजेंटेशन क्या था बेटा? ए आई जे, ये था हमारे एलिमेंट का, मतलब हमारे जो एलिमेंट दिखाए जाएंगे, जो ये अंदर की चीजें दिखाई जाएंगी, वो क्या होंगी? कुछ ए आई जे के फॉर्मेट में होंगी। दूसरी चीज, जब हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा, तो हम लोग मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे भाई, एक डब्बा, डब्बे के अंदर ए और बगल में एम क्रॉस एन। सर एम किसको बता रहा था? तो वहां पर सर एम बता रहा था रो को, और एन बता रहा था भाई कॉलम को। तो हमारे पास एम रो थे और एन कॉलम थे, ये चीजें ऐसे यहां पर अपने को बताई गई थी। अब सुनिएगा, तो जब हम लोगों ने कहा कि सर मैट्रिक्स, तो हम लोगों ने मैट्रिक्स में कहानी ये कही कि सर यहां पर m इक्वल टू एन भी हो सकता है, m ग्रेटर देन n भी हो सकता है, और m लेस देन n भी हो सकता है। यानी कि वहां पर कहानी क्या थी कि सर जो रो और कॉलम है वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सर हम लोगों ने पिछली बार क्या सीखा था? केवल और केवल प्रेजेंटेशन। आज हम क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे हम लोग सॉल्व करना। क्या सीखेंगे भाई? आज हम लोग सीखेंगे बच्चे सॉल्व करना। सर सॉल्विंग किसकी होगी? तो बस ध्यान दीजिएगा सर, बस ध्यान दीजिएगा, जितनी भी मैट्रिक्स हमारी m क्रॉस n की है, जितनी भी मैट्रिक्स हमारी m क्रॉस n की है, जिनमें m इक्वल टू n है, क्या है भाई? जिनमें भी m इक्वल टू n है, तो वो सारी की सारी m इक्वल टू n वाली जो मैट्रिक्स हैं, वो बेटा कन्वर्ट होती हैं डिटरमिनेंट्स में। किसमें भाई? वो कन्वर्ट होती है डिटरमिनेंट्स में। मतलब कि हम लोग केवल उन्हीं मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही आकर कन्वर्ट हो रही है डिटरमिनेंट्स में। तो भाई साहब इसका मतलब कहानी क्या हुई? सर कहानी ये हुई कि जितने भी हमारे डिटरमिनेंट होंगे, तो सर प्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सर मैट्रिक्स में डब्बा बना रहे ऐसे, अब डिटरमिनेंट में क्या है? ऐसे डंडियां लगा दी दो, इधर उधर अगल बगल ऐसे ऐसे करके,
सर 2 लगा दी, तो ये क्या हो गई भाई, ये हो गई आपकी डिटर्मिनेंट। अब यहां पर भी मान लो हम कह दें कि भैया रो और कॉलम m क्रॉस n है, तो सर यहां पर कहा क्या जाएगा कि सर ये तभी पॉसिबल है डिटर्मिनेंट जब m इक्वल टू n हो। डिटर्मिनेंट्स केवल और केवल तब पॉसिबल है जब m इक्वल टू n हो। तो भाई इसीलिए आपसे डायरेक्ट एक बात कही जाती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब ऑर्डर n। स्टाइल मार के डायरेक्ट में कह दिया जाएगा ऑर्डर n। तो अगर हमने ऑर्डर n कह दिया है तो मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं n क्रॉस n, मतलब इसमें रो भी n होंगी और कॉलम भी n होंगे। हम लोगों ने तुरंत एक बात स्टाइल मार के ऐसे बोल दी कि सर देखो डिटर्मिनेंट जो है वो अपनी कौन सी होगी, स्क्वायर स्क्वायर वाली होगी। इस तरीके से अपन लोग इसको करेंगे। तो साहब सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स हमारी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो रही है, केवल और केवल जो हमारी स्क्वायर मैट्रिसेज है वही हमारी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो रही है, और कोई भी मैट्रिक्स हमारे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट नहीं होगी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा। क्लियर है भाई, इतनी बात अपने को समझ में आ गई? ओके सर, तो अगर इतनी बात अपने को समझ में आ गई तो फिर बात करते हैं सर हाउ टू सॉल्व। क्यों भाई, बात क्या करते हैं सर, हाउ टू सॉल्व। आइए सॉल्विंग देखते हैं सर। तो सॉल्विंग में क्या है, अब जैसे हमने कह दिया कि सर एक ऐसे कह दिया कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 की वैल्यू बताइए। अब ये कौन सी है, इसमें एक रो है एक कॉलम है, मतलब ये ऑर्डर 1 1 वाली है, एक रो एक कॉलम। तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, सिंपली सॉल्व किया तो 3 हो गई। दूसरा, अब सर हमने इसी में क्या कर लिया, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, क्या किया सर, हमने मान लीजिए सर इसको ऐसे लिख दिया, हमने कहा भाई इसको सॉल्व करके बताओ। चलो भाई, हमने मान लो कह दिया कि सर जरा काम करिए इसको सॉल्व करके बताइए। तो सर सॉल्विंग कैसी है, इसकी सॉल्विंग आखिरकार किस तरीके से हो रही है, तो मेरी बात सुनिए। कहा यह गया आपसे किसी भी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए भाई, किसी भी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। सर एक्सपेंशन का प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या क्या हमको नीड पड़ रही है। तो उस नीड में सबसे पहली जरूरत हमको बेटा आन पड़ी, वो आन पड़ी इसके सिंबल्स की। किसके भाई, सिंबल्स की। तो इसके लिए देखो जरा, आपको मैं डायरेक्ट बता दूं अगर, तो भाई जब 2x2 वाली है यानी कि ऑर्डर 2 वाली डिटर्मिनेंट अगर है हमारे पास में, तो वहां पर सिंबल कहे जाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे स्टाइल मारी जाती है। वहीं जब हमारे पास 3x3 वाली होगी बेटा, तो कहा जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये फिर प्लस माइनस प्लस। ये हो गई हमारी ऑर्डर 3 वाली। अब हम 3x3 लिखें या डायरेक्ट बोल दें ऑर्डर 3 वाली, तो भाई ये लोकेशन वाइज हो गए सिंबल्स। लेकिन मन में एक बात और आती है कि सर ये सिंबल्स आखिरकार डिसाइड कैसे हो रहे हैं। मन में एक बात और आती है कि सर ये सिंबल्स आखिरकार डिसाइड कैसे हो रहे हैं। तो सर सिंबल का डिसाइड करना जरा समझते हैं बात को। साहब एक बात समझिएगा, जैसे हमने आपसे कहा था कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए आई जैसे, हम एलिमेंट यानी कि अवयव किससे दिखाएंगे, ए आई जैसे। तो भाई आई कौन है, रो है, और जे कौन है बच्चे, यहां पर कॉलम है। तो भाई एक रो और कॉलम को यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब मेरी बात समझना, तो अगर आई प्लस जे कैसा है, इवन नंबर, मतलब रो और कॉलम जो है उसका जो सम आया है वो कैसा है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो उस लोकेशन का सिंबल क्या होगा, प्लस। अगर इवन नंबर है तो उस लोकेशन का सिंबल क्या होगा, प्लस। वहीं पर अगर आई प्लस जे एक ऑड नंबर है, अगर आई प्लस जे क्या है बेटा, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने के लिए इसका सिंबल क्या होगा साहब, माइनस होगा। मतलब अगर जोड़ने पर इवन नंबर है तो प्लस होगा, और जोड़ने पर अगर ऑड नंबर है तो बेटा वो क्या होगा, सिंपली माइनस होगा। चलिए सर इन लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सर क्या क्या लिखा है यहाँ पे, तो सर अगर इसको प्रेजेंट करते हैं तो सर ये क्या है, A11, ये क्या है, A12, ये है A21, और ये है A22। भाई ध्यान देना जरा, 112 हुआ इवन नंबर प्लस, 213 हुआ ऑड नंबर माइनस, 213 हुआ ऑड नंबर माइनस, 224 इवन नंबर प्लस। तो मतलब इवन ऑड के रिस्पेक्ट में ही यहां पर चलती है साइन स्कीम। तो ये हमने क्या पढ़ाई आपको, ये हमने बताई बेटा कि डिटरमिनेंट में आखिरकार साइन स्कीम किस तरीके से वर्क करती है। अब जैसे मान लो कभी आपसे कह दे कि सर A89
इसका सिंबल क्या होगा? अगर कोई एलिमेंट है जिसमें लिखा हुआ है 8 9, सर इसका सिंबल क्या होगा? तो हम तुरंत क्या देखेंगे? हम देखेंगे सर 8 और 9 का सम कितना है बेटा? तो 8 और 9 का सम कितना है बेटा? 17 है। तो अगर ये 17 है, ऑड नंबर है, यानी कि इसका सिंबल क्या होगा? नेगेटिव। ये जिस भी लोकेशन पे लिखा होगा उस लोकेशन का बच्चे सिंबल क्या होने वाला है? उस लोकेशन का सिंबल होने वाला है बच्चे नेगेटिव। क्लियर मेरी बात? इतनी बात अपने को इधर पे सेट हुई? चलो भैया, अगर इतनी बात सेट हो गई बेटा, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में अपने को एक्सपेंड करना है इसको। दूसरा, जब हम एक्सपेंड करेंगे तो अपने को चाहिए कि अपने को चाहिए प्रॉपर साइन स्कीम। तो सर आइए जरा एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले सर अगर हम कहें कि भाई हम R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, अब R1 कैसे बोल दिया हमने? ऐसे कैसे R1 बोल दिया आप सर आपने? तो हमने कहा सुनो सुनो, घबराओ नहीं, मेरी बात सुनो। सर एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, तो भाई पहले ये पढ़ी, पहले ये पढ़ी तो ये हो गई R1, ये बाद में पढ़ी सर ये R2 हो गई। ऐसे ही सर ऊपर से आते तो सर ये हो गया कॉलम पहला वाला यानी कि C1 हो गया, ये हो गया कॉलम दूसरा वाला यानी कि C2 हो गया। तो अब किसी के भी रिस्पेक्ट में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप क्या करिए, बस इसको ओपन कर दीजिए। आइए सर देखते हैं। सर अगर मैंने R1 पकड़ा तो सर R1 में सबसे पहला एलिमेंट, तो अगर हम R1 देखें बेटा तो R1 यही है अपनी, अगर हम R1 देखें बेटा तो यही है अपनी। तो भाई सबसे पहले अगर हमने R1 पकड़ा हुआ है बेटा तो R1 के लिए करना क्या है अपने को? वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या आया? 2 आया। क्या आया सर? 2 आया। हमने 2 को पकड़ा। अब ध्यान दीजिएगा सर, जिस भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करेंगे, जिस भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो आपको करना क्या है? वही रो और वही कॉलम ड्रॉप कर देना है। आप जिस भी एलिमेंट को सॉल्व करेंगे उसके लिए क्या करेंगे? वही रो और वही कॉलम को आप क्या कर लोगे भाई? ड्रॉप कर देना। उसी रो और उसी कॉलम को बस ड्रॉप कर दीजिए। तो सर ये छोड़ा, बचा कितना? 5। यानी कि 2 के साथ में कौन रखा गया? 5 रखा गया। यानी कि 2 के साथ कौन रखा गया? 5। सर आगे, अब सर R1 था तो ये हो गया। अब 3 पे आते हैं सर। 3 पे जब 3 को पकड़ेंगे तो 3 का कॉलम 3 का रो छोड़ दो सर, कितना बचा? 4। तो जब हमने 3 को पकड़ा तो ये दोनों छूट गए। क्यों सर? 3 को पकड़ा, ये दोनों छूट गए बेटा। तो सर कौन आया? 4 बचा, तो ये हो गया 4। अब सर बात कौन सी है? सर 2 लोकेशन कैसी है? प्लस वाली। 3 लोकेशन कैसी है सर? माइनस वाली। तो बीच में क्या लगा दिए? माइनस। क्या किए सर? बीच में क्या लगा दिए? माइनस। सर ये है इसके एक्सपेंशन का वे कि आखिरकार ये किस तरीके से एक्सपेंड होगा। तो सर सॉल्व कर लें। 5 2 जा 10, माइनस का 12, वैल्यू कितनी आया? -2। वैल्यू कितनी आया बेटा? माइनस का 2 आया। चलो सर अब आपसे कोई कहता, मान लो कोई कह देता कि सर एक काम करो जरा R2 के रिस्पेक्ट में करके दिखाओ तब माने। किसी ने कहा सर R2 के रिस्पेक्ट में करके दिखाओ तब मानेंगे। हमने कहा आओ भैया आपको मनवाते हैं, फिर आइए। तो सर R2 हमने ये पकड़ा, अब ये वाला पकड़ना है 4 5 वाला। तो सर पहले क्या पकड़ा हमने? 4। सर जिसको पकड़ेंगे उसी का रो उसी का कॉलम छोड़ देंगे। सर 4 को पकड़ा तो इन दोनों को छोड़ दिया, कितना हुआ? 3 हुआ। सर 4 को पकड़ा तो इसको कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। अरे भैया डिलीट भी तो करना था, हट जा भाई। हाँ भाई कितना हो गया? 3 हो गया। सर अगला 4 पकड़ लिया। सर आगे अब किसको? इसी लाइन में अगला नंबर 5 का, तो 5 पकड़ोगे बेटा। तो अब किसको पकड़ना है अपने को? 5 पकड़ना है। तो सर 5 पकड़ लिया। क्या करें सर? 5 पकड़ लिया। सर 5 पकड़े तो ये गया और ये गया, 5 पकड़े ये गया और ये गया, कितना बचा बेटा? 2 बचा। चलो सर 2 हो गया। करेक्ट है भाई? चलो ध्यान देना, 4 जिस लोकेशन से आया उस लोकेशन का सिंबल क्या है? माइनस, यानी कि यहां माइनस। 5 जिस लोकेशन से आया, ये 2 2 है ना बेटा, तो 2 2 4 इवन नंबर, यानी कि सिंबल कैसा आया बच्चे? प्लस का आया। भाई समझ गए? तो सर 4 का 3 में -12, ये कितना? +10। बताना जरा यहां से भी कितना निकल कर आया? -2। देखो भाई, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, कुछ भी करें, किसी के भी रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, रिजल्ट्स जो आएंगे वो हमेशा कैसे होंगे बच्चे? कांस्टेंट होंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। बाकी सर ये 2/2 वाली है, तो अगर ये 2/2 वाली है तो इसमें अपन थोड़ा सा स्टाइल भी मार सकते हैं। कैसे स्टाइल मार रहे हैं अपन भाई? तो जैसे हमने आपको कोई डिटरमिनेंट दे दी ABCD, लाइक हमने आपको 2/2 की एक डिटरमिनेंट दे दी, दैट इज ABCD। तो सर इसका सॉल्विंग वे क्या है साहब? इसका सॉल्विंग वे क्या है सर? सॉल्विंग वे सिंपली ऐसा है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए AD, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए सर BC और लगा दीजिए माइनस।
तो सर अगर इसकी सॉल्विंग करनी है सर, तो हम डायरेक्ट में क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्ट में लिखने वाले हैं बेटा AD माइनस BC। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट में लिखेंगे सर हम AD माइनस BC। और कोई भी आपकी 2/2 वाली कोई भी 2/2 वाली डिटरमिनेंट हमारी होगी वो इंस्टेंट वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है भाई, एग्जांपल देख लेते हैं भाई। अरे पीछे वाले पकड़ लेते हैं सर, कितना था 2 3 4 5। आओ ना सर, ये कितना था, ये था 2 3 4 5। तो हमने क्या सिखाया, AD, तो 5 2 जा 10, BC तो बेटा 4 3 जा 12, और क्या करना था माइनस, रिजल्ट कितना -2। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2/2 को सॉल्व करने के लिए अपने को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2/2 को सॉल्व करने के लिए अपने को बहुत मेहनत करने की रिक्वायरमेंट बच्चे नहीं है। और यहां पर ये क्या हो गया बेटा, 2/2 वाला कंप्लीट हो गया। चलिए सर, अब जैसे हम लोगों ने 2/2 सॉल्व कर लिया, तो सर ऐसे ही बात आती है 3/3 वाला भी कर सकते हैं क्या? हमने कहा हाँ सेम टू सेम करो। क्यों भाई 3/3 वाला, लिखता हूं कुछ एग्जाम्पल, लिखता हूं एग्जाम्पल, ठीक है ना, वैसे नहीं कोई एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल लिखा हमने लाइक -1 2 3 0 5 1, इसके बाद में यहां पे ले लिया जाए फिर से 2 फिर से 1 और यहां पे 0, ऐसे करके लिख दिया हमने। हमने कभी सॉल्व करके आंसर निकालो। तो हमने आपसे बोला क्या कि सर R1 और C1 R2 C2 R3 C3, भाई 3 है ना इसमें, तो अपन किसी के भी रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ये कहानी हमने आपसे यहां पर कही हुई है। अब सर यहां पर क्या चीजें एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगी, तो मेरी बात समझिएगा। होता क्या है, जनरली हमारी आदत क्या है कि R1 के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करते हैं। ये हमारी जनरल आदत है, आदतों में है ये चीज कि अपन R1 पकड़ते हैं सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बच्चे एक मेरी एडवाइजरी है, समझे भाई, एक बच्चा मेरी एडवाइजरी है आपसे, और सर एडवाइजरी ये है कि भाई साहब जिस भी रो या कॉलम में आपको ज्यादा जीरो दिखाई दें, जिस भी रो या कॉलम में आपको ज्यादा जीरो दिखाई दें, उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेना। क्या करना भाई, उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेना। लाइक सुनिए मेरी बात, अब जैसे यहां पर 0 C1 में भी है, 0 R3 में भी है, 0 R2 में भी है। तो जो आपको सही लगे, जो आपके मन को भा जाए, जो आपको पसंद आ जाए, बच्चे उसी से शुरू हो जाना इसमें। तो भाई हमने लाइक कह दिया कि चलो सर हम तो R2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, मेरा मन है, हमने करो। सबसे पहले राइटिंग, अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है तो क्वेश्चन के स्टेप्स बनाइए और प्रॉपर वे में लिखकर क्वेश्चन को करिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में होता क्या है, केवल थोड़े से प्लस माइनस इधर होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, और फिर आंसर भी इधर उधर हो जाता है। तो काय को जल्दबाजी करने का भाई, आराम से कर लेने का, धीमे धीमे कर लेने का, सही करने का, ठीक है ना। आ जाओ सर। तो भाई सबसे पहले अपन ने क्या पकड़ा, सर 0 ही मिल गया, हमने 0 पकड़ा। सर एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, ध्यान देना, सर एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, सर हमने 0 पकड़ लिया। अब सर इसको क्या हुआ, 0 पकड़ लिया, ओके, सिंबल देख लेंगे थोड़ी देर में। 0 पकड़ लिया सर, तो अब सिखाया क्या हमने, उसी का रो उसी का कॉलम छोड़ देंगे। क्या करेंगे, उसी का रो उसी का कॉलम छोड़ देंगे। तो सर ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो 2 3 1 0 कितना हुआ भाई, ये हो गया 2 3 1 0 हो गया भाई 0 के रिस्पेक्ट में। सर आगे आते हैं, अब 5 को पकड़ेंगे भाई। क्या करेंगे सर, 5 को पकड़ेंगे, ये गया और ये गया। सर -1 3 2 0 कितना हुआ, -1 3 और ये हो गया 2 0। चलो सर 5 भी हो गया। अब लास्ट में सर 1 है, तो 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ दो, मतलब -1 2 और 2 1। तो सर हमने पकड़ा 1 को, तो -1 2 और ये हो गया 2 1। भाई समझ गए बात को, हो गया भाई ऐसे। अब सर सिंबल, तो सर इसकी लोकेशन पे सिंबल क्या होता है सर, माइनस। सर इसकी लोकेशन पे सिंबल क्या होता है सर, माइनस, तो ये हो गया माइनस। सर इस लोकेशन पे क्या होता है, प्लस, और सर इस लोकेशन पे क्या होता है, वापस से माइनस। तो सर यहां पर क्या हुई बात अपनी, तो सर सिंबल नंबर सब डिसाइड हो गए। अब तुम बताना बच्चे यहां पर, अब आप जरा यहां पर एक बात बताना बहुत आराम से कि सर ये छोटी वाली है, सॉल्व करना अपने को आता है ना सर। तो सर अब बाहर 0 है यार, अंदर कुछ सॉल्व कर लो, 0 का मल्टीप्लाई खत्म, 0 हो गया ना, तो ये हो गया 0, खत्म, कोई इज्जत नहीं। अब 0 के लिए माइनस प्लस के लिए अपन परेशान नहीं होते सर। ओके सर यहां पर कितना हुआ, 5 हुआ। सर इधर क्रॉस मारेंगे, याद ना सर, AD ऐसे क्रॉस लिखा हुआ तो इधर क्रॉस मारो सर, 0 -3 2 जा 6। ओके भाई चलो सर, फिर -1 आया, सर इधर क्रॉस मारेंगे तो -1, इधर क्रॉस मारेंगे तो 2 2 जा 4, और कैसा हुआ माइनस का, सर 5 का 6 में -30, और सर ये -1 है, और ये अंदर कितना हुआ, माइनस का 5 हुआ।
तो सर माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो सर माइनस का 30 प्लस का 5, ये कितना हो गया सर? ये हो गया माइनस का 25। कितना हो गया भाई? ये हो गया हमारा माइनस का 25 आंसर। सर इतनी सी कहानी है बस, समझ रहे हो भाई? बस इतनी सी कहानी है। अब किसी का मन आ जाए कि नहीं सर हम तो वेरीफाई कराओ, हमको किसी और से भी करके बताओ, हम तब मानेंगे कि हाँ सही है। तो हमने कहा चलो किसी और से भी कर लेते हैं, वेरीफाई करवा देते हैं कि सर देखो यहां से भी सही हो रहा है। हमने कहा चलो एक काम करो सर, R3 पकड़ ले। चलो एक काम करो, बार बार R करवा रहे हैं, C3 पकड़ा देते हैं, कॉलम के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं सर। आइए सर, सबसे पहले सर 3 पकड़ा, सर 3 पकड़ा अपन ने, तो सर रो ये जाएगा ये जाएगा, कितना बचेगा? ये 4। सर देखो ये जाएगा, अरे अबे ये जाएगा ये जाएगा, समझे? चलो सर, तो कितना हुआ? 0 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। सर अगला, इसके बाद 1 पकड़ना है अपने को, सर 1 पकड़ लिए। सर अगला 1 पकड़ेंगे तो ये जाएगा ये जाएगा, तो -1 2 2 1, तो सर -1 2 और ये 2 1। अगला सर लास्ट में सर 0 पकड़ेंगे तो ये जाएगा। अब 0 की तो वैसे इज्जत नहीं है बेटा, समझ रहे हो? 0 की तो वैसे भी इज्जत नहीं है बेटा, पकड़ लो, लेकिन अब क्या बताएं तुमको, ये गया ये गया, तो -1 2 0 5। सर सिंबल, इधर पर सिंबल बेटा कितना, ये कौन सी लोकेशन है? A13, यानी कि 3 के इसके लिए प्लस, सर इसके लिए माइनस, और सर इसके लिए फिर से प्लस। आओ ना सर शुरू हो जाते हैं फिर, देखो ना सर शुरू हो जाते हैं। तो सर 3 है बाहर, 0 5 2 10 माइनस का, सर माइनस का 1 है, ये सर कितना हुआ? ये -1 और ये हो गया -4। सर ये कितना हुआ? माइनस का 30 और ये कितना हुआ बेटा? प्लस का 5। अरे -5 माइनस माइनस प्लस, सर कितना आ गया वापस से? माइनस का 25। साहब चेक कर लो, दोनों आंसर सेम आ गए। दैट मींस आप किसी के भी रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, आपके जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स हमेशा क्या आएंगे बच्चे? कांस्टेंट ही आएंगे। तो भैया इतनी बात अपने को क्लियर हो गई कि सर हाउ टू सॉल्व। सर ये सॉल्व कैसे होगा? सर 2/2 क्लियर, सर AD माइनस BC, यहां से काम आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो इतनी बात जो हमारी हो गई बेटा, ये हो गई डिटरमिनेंट की सॉल्विंग की बात, कि आखिरकार हमारी डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व हो रही है। तो साहब जब हम लोग सॉल्विंग की बात कर चुके हैं, तो सॉल्विंग के बाद में जो हमारी अगली एनसीईआरटी बेसिस एक्सरसाइज आती है सर, वहां पर एक टॉपिक लिख कर आता है, और वहां पर लिख कर आता है बेटा लाइक ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है सर? वहां पर अपने को लिख के आता है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ टू डिस्कस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर कैसे जाने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अपने कहां से आ रहा, कहां से पता ही नहीं चल रहा कुछ। तो सर सुनिएगा मेरी बात, अरे बच्चा सुनो ना, हम लोग जब थे ना 11th में, अभी तो 12th में, जब 11th में थे ना अपन लोग, तो अपन लोगों ने ऐसे पढ़ी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहां पर अपने को पढ़ाए थे ऐसे कोऑर्डिनेट बेटा, x1 y1 x2 y2, और यहां पर क्या था बेटा? यहां पर था x3 y3। ऐसे हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। फिर हमसे कहा गया सर इसका एरिया निकालो। तो जब इसका एरिया निकालने के लिए आपसे कहा गया था, तो 11th में इसका दिया गया था आपको एक फॉर्मूला। सर फॉर्मूला ऐसे था 1/2 ऐसे करके x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y3 माइनस y1, सॉरी प्लस था बीच में, और प्लस में x3, ये था फिर y1 माइनस y2, और ये डब्बे को कर दिया था बंद। तो आप लोगों ने 11th में एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ था। लेकिन सर इस वाली क्लास में जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं भाई, तो 12th में ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपसे प्रॉपर ये बात कहकर बोली जाएगी कि भैया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद डिटरमिनेंट्स। मतलब डिटरमिनेंट से आपको पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो साहब सिंपल सी बात है, आपसे कहा गया कि कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए ट्रायंगल के, लाइक x1 y1, वही पुराने वाले x2 y2 एंड x3 y3, और कहा गया कि चलो भैया जरा इसमें से एरिया बता दो। तो सर एरिया हो जाता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हो जाता है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंपल सी बात समझिएगा, ये हो जाता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या है कि सर आपको इस तरीके से प्रेजेंट करके दिखाना है कि सर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे पता करेंगे। समझ गए भाई? अपने को ये बात प्रेजेंट करके दिखानी है कि सर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं, इस तरीके से हम इसको दिखाने वाले हैं। अब यहां पर थोड़ी सी मेरी बात समझना यार, जरा थोड़ी सी बात समझना।
मान लो इसको सॉल्व करते हैं, मान लो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं सर, अगर हम x1 मतलब c1 के रिस्पेक्ट में अगर इसको सॉल्व करते, मान लो सॉल्व करते c1 के रिस्पेक्ट में, तो सर क्या होता, x1 लेते, ये जाता ये जाता, सर ये दोनों बचते इतना, बताओ ना, अगर हम x1 को पकड़ाते तो इतना ही तो बचता। अब इसको सॉल्व करना तो अपने को आता है ना, कैसे, इधर मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई, समझ गए ना भाई। ओके, तो सर कितना हुआ, ये हो गया y2 माइनस y3, क्लियर। चलो सर अगली बार x2 पकड़ा, अब सर x2 की जो लोकेशन है वहां तो होता है माइनस, तो सर समझिएगा ये गया और ये गया, यानी कि अपने पास बचा क्या, अपने पास ये बचा और ये बचा, बताओ ना, ये चला गया ये चला गया, तो सर अपने पास बचे ये लोग, तो सर y1 का 1 में और फिर y3 का 1 में, यानी ये हो गया y1 माइनस y3। चलो सर ये भी हो गया, x3 पकड़ते, सर ये जाता ये जाता, तो अब हमारे पास क्या बचता, हमारे पास ये बचता बेटा, क्लियर ना। अब x3 का सिंबल क्या है, प्लस है बेटा, तो समझ गए ना, y1 माइनस y2। तो जब हम लोगों ने x3 पकड़ा तो ये हो जाता y1 माइनस का y2। ध्यान से देखो ये दोनों सेम ही तो हैं, अगर ध्यान से देखा जाए बेटा ये दोनों सेम ही तो हैं, तो जो फॉर्मूला आपने 11th में याद किया था वो फॉर्मूला बेसिकली यहां से हो रहा है डिराइव्ड। इसका मतलब हम हैं वहीं, गए कहीं नहीं है, बस पिछली बार क्या था, 11th में हम लोग वैल्यू डायरेक्ट यहां रखते थे, अब 12th में हम लोग वैल्यू यहां से रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। साहब ध्यान देना, बीच में ये माइनस, इससे माइनस कॉमन ले लोगे तो आपका बीच वाला टर्म भी मैच कर जाएगा, क्लियर है भाई। अब इसमें आपको याद कराया गया होगा ऐसे 23, 31 और 12 ऐसे करके याद कराया गया होगा आपको, ओके भाई। अच्छा सर ये लास्ट में यार y1 y2 होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इधर उधर लिख गया है बेटा, वो y2 है ऐसे, ठीक है भाई। चलो तो भैया यहां से क्या निकला है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से होगा। अच्छा सर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल सी बात है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे हो गया। अब दूसरी कहानी क्या है बेटा, दूसरी कहानी क्या है कि जब हम फाइंड करेंगे, जब हम एरिया फाइंड करेंगे, मतलब हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं, पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, मतलब आप, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर दिया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव दिया जाएगा। मतलब सॉल्व करते वक्त अगर आपका नेगेटिव भी आ गया, सॉल्व करते वक्त अगर आपका नेगेटिव भी आ गया तो भी हम आंसर क्या देने वाले हैं, तो भी बच्चे हम आंसर देने वाले हैं पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा तो भी हम क्या देने वाले हैं बच्चे, पॉजिटिव देने वाले हैं। वहीं पर अगर आपको एरिया गिवन है, मतलब अगर आपको एरिया गिवन है, क्या अब एरिया क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, आपसे कोई और कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि सर ये कोऑर्डिनेट बताओ जरा, अगर ऐसे हो रहा है बेटा तो फिर हम लोग एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर करने वाले हैं। मतलब अगर हमें फाइंड करना है, एरिया हम निकाल रहे हैं, तो आंसर केवल प्लस वाला देंगे, माइनस आएगा तो इग्नोर माइनस। लेकिन वहीं पर अगर हमको एरिया दिया हुआ है तो हम उस एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर सॉल्व करेंगे और उसमें से के की वैल्यू पता करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, अपने को केवल और केवल क्या करनी है, डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है। इसके बाद एक बात और समझो जरा, थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है बस, जैसे मान लो ये लाइन होती है ऐसे करके, ठीक है सर, अब एक लाइन होती, थोड़ा सीधी बन जाए प्लीज 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 प्लीज, बन गई, ठीक है। ये बहुत नखरे करती लाइन हमसे ऐसे बनने में, हाँ भाई बहुत, मतलब क्या ही बताएं कितने नखरे हो रखे हैं इसके। चलो सर मान लो अपने को पॉइंट दिए गए x1 y1, x2 y2, सॉरी x2 y2 और लास्ट में x3 y3। अब जैसे हमसे कह दिया जाए कि सर ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं क्या, पता करो, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में है क्या, पता करो। सिंपल सी बात है, अगर ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में है इसका मतलब कोई ट्रायंगल तो फॉर्म करेंगे नहीं। अगर ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो इसका मतलब कोई ट्रायंगल तो फॉर्म करेंगे नहीं। तो अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर नहीं रहे हैं तो एरिया सर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सर अगर एरिया ही नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर पॉइंट कोलिनियर है तो सर एक बात समझ सकते हैं ना, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू मस्ट बी 0। मतलब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आना चाहिए, 0 निकल के आना चाहिए। समझ गए भाई, अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आना चाहिए भाई, अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आना चाहिए 0।
तो सिंपल सी बात है, अगर कोलिनियर पॉइंट है तो जो भी आपको डिटरमिनेंट दी गई थी उठाओ, 0 के बराबर कर दो। अब सर 1/2 साइड में होता है, अपने को पता है सर, एरिया निकालते हो 1/2 साइड में होता है। अरे यार 0 के इक्वल कर रहे हैं, क्या ही नीड है 1/2 का, ट्रांसफर मारेंगे निपट लेगा। समझ गए भाई? तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए वेरी सिंपल, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और सर समझ गए भाई, एरिया आपको निकालना है तो केवल प्लस में आंसर देंगे। एरिया आपको पहले से गिवन है तो हम उसको फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कंसीडर करने वाले हैं। क्लियर है भाई? पब्लिक समझ गई? चलो सर, तो सर ये हो गई हमारी छोटी सी एरिया की बात। तो जब हम लोग एरिया वगैरह पढ़ लिए तो सर काम करते हैं ना, कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। जैसे सर आइए ना, कुछ लिखा पढ़ी भी है सर इसमें। देखो ना सर, कह रहा लेट, देखो ये भी कह रहा लेट, है ना, कह रहा लेट ए इक्वल टू एन एन। समझ रहे हो भाई? मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स एन एन मतलब रो और कॉलम क्या होंगे, सेम। बोला गया सर बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज। चलो भैया समझ गए, आपको ये बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि सर आखिरकार डिटरमिनेंट किस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो सर डिटरमिनेंट ऑफ ए आई जे एन क्रॉस एन। ओके भाई, डिटरमिनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे लिखेंगे सर? इसको लिखने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दो, ऐसे डंडी खींच के अंदर ए लिख दो, या फिर सिंपली डेल्टा बना दो, या फिर केवल और केवल डी लिख दो। यानी कि डिटरमिनेंट को लिखने के हमारे पास 4 तरीके आते हैं, इन 4 में से कोई भी दे सकता है। समझ गए? तो टेंशन नहीं लेने का। अगला, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय ए आई जे। बता चुका हूं सर कि एलिमेंट कैसे लिखाया जाएगा सर, तो सिंपली ए आई जे था, मैट्रिक्स में भी सेम ही था बेटा। वेयर आई एंड जे रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम नंबर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, रो और कॉलम नंबर बताएंगे। अब सर ये दी गई देखो मैट्रिक्स आपको, तो सिंपल ये क्या बेटा, ये आपको दी गई है एक मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है बेटा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा सर? इसका डिटरमिनेंट सर क्या होगा, अपने को सॉल्व करना है। अब इस सॉल्विंग इसके नीचे चिपक गई है जाके, देखो ये थोड़ा सा ये ज्यादा मतलब ये इसके नीचे चिपक गया है, इसको थोड़ा सा खिसकाते हैं, लाओ जरा सर, थोड़ा सा ऊपर से खिसका दे रहे हैं, है ना, अब दिख रहा होगा। चलो साहब थोड़ा सा खिसका दिया है बस इसको। अभी डब्बे भी सब खिसक गए हैं, लेकिन यार इसको खिसकाने के चक्कर में डब्बे खिसक गए पूरे। डब्बा जरा ऊपर कर लो, ये बड़ी समस्या है। देखो अरे भाई साहब पूरा ही सिस्टम बिगड़ गया है। तुमने प्लीज तुम इधर आओ। किसको खिसकाना था? इसको खिसकाना था। ए भैया प्लीज टच हो जाओ यार, नहीं हो गए ये डब्बा यार, इधर उधर हो गया, सेट कर रहे हैं इसको, हो जाए, लेकिन मान नहीं रहा है, कह रहा हम नहीं खिसकेंगे, जाओ जो करते बने कर लो। ऐसे कैसे नहीं मानोगे बेटा, हम लोग कौन है, मैथ वाले, मैथ वाले कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बदतमीज है, तो अपने को थोड़ा सा मतलब इसके सुननी पड़ रही है। अरे यार समझ रहे हो ना इसको, मतलब ये डब्बे इधर उधर हो गए भाई, इसे तो डिलीट ही कर दें डब्बा को हम, है ना, पूरा डिजाइन खराब हो गया है। इतना मेहनत से डिजाइन बनाए थे। आ रहा है लाइन पे, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, थोड़ा सा ही और बचा हुआ है, बस तुम भी आ जाओ बेटा प्लीज। आ गया, मान गया सर, पूरा मान गया। ठीक है सर, तो आइए मेरी बात समझिए फिर। तो साहब कहानी क्लियर हो गई ना यहाँ पे अपनी, कि सर देखो ना, ये देखो वही वाला सॉल्व किया जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, कि सर देखो ना इनको किसके रिस्पेक्ट में, सर इन्होंने किया आपको इसके रिस्पेक्ट में, R1 किसके रिस्पेक्ट में सर, R1 के रिस्पेक्ट में। तो साहब कितना हो गया, देखो A11 पकड़ा, जब A11 पकड़ा तो ये गया और ये गया, कितने बचे, ये देखो A22 माइनस A33 और फिर A23 माइनस A32। समझ गए भाई? वही पुराने की पूरी चीज लिखी पड़ी हुई जो आपको मैंने सिखाई इतनी देर में बेटा, वही सारी की सारी चीज यहाँ पे लिखी पड़ी हुई है। तो फॉर्मूले जैसी चीजों की चिंता अपने को नहीं करनी, अपने को सीधा सीधा क्या करना है, सॉल्विंग पे फोकस करना है, जैसे अपन ने आपको सिखाया। चलो सर, इसके बाद में सर कुछ प्रॉपर्टी टाइप की चीजें हैं। कैसा सर? सर कुछ प्रॉपर्टी टाइप की चीजें हैं सर, उनको समझ लीजिए। प्रॉपर्टी में क्या है सर, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो आर चेंज्ड बट कॉलम एंड कॉलम इंटरचेंज रो। मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ये कौन सी चीज है? मैट्रिक्स में याद करो, जब हम रो को कॉलम बनाते थे या कॉलम को रो बनाते थे बेटा, इसको हम लोग पढ़ते क्या थे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ते थे भाई? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो फिर आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो साहब इन्होंने कहा यह है आपसे, इन्होंने सर कहा ऐसे है कि जैसे अपने को ये एक डिटरमिनेंट दी गई है, और देखो A11 लिखने बार बार टाइम लगता है, ठीक है भाई, तो अपन ऐसे लिख देते हैं सर इसको। आपको ये दी गई है एक डिटरमिनेंट, तो अगर इसको हम ट्रांसपोज कर दे, ट्रांसपोज मतलब कि सर देखो ना, ये रो थी आपकी ABC, तो हमने इसको बना दिया कॉलम,
ABC। सर एक रो ये थी DEF, सर ये कर दिया हमने DEF। सर एक थी GHI, तो सर कर दिया GHI। तो जब हम लोग इसको चेंज भी कर देंगे, रो को कॉलम या कॉलम को रो बना भी देंगे, तो भी हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ेगा। तब भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट रहेगा। ओके पब्लिक, चलो सर नेक्स्ट पॉइंट। सर अगला पॉइंट है, सर पहला वाला डिस्कस हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। इफ ए इक्वल टू, ऐसे बोल रहा सर, ये तो ठीक है ना, पुरानी बात हो गई सर, इसमें क्या ही बात है। एन इज ग्रेटर देन 1, ओके ना। एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग टू इट्स रो और कॉलम। तो सर ये क्या हो जाएगा? सर डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी यार कहानी कह दी इसने? सर सुनो ना, इस कहानी की भी चर्चा कर लेते हैं। सर इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने आपसे कहा है कि जैसे आपकी वही वाली थी, पुरानी वाली अभी, ठीक है ना भाई, एक अपनी डिटरमिनेंट थी ऐसे करके। अब हमारा मन आ गया कि सर हम क्या करें, रो और कॉलम कॉलम को इंटरचेंज कर ले, रो रो को क्या कर ले? इंटरचेंज कर। इंटरचेंज मतलब अदला बदली, हमारा फोन तुम ले लो, तुम्हारा फोन हम ले ले। नहीं समझे? ये वाला अदला बदली कर लिया बेटा। तो यहां पर क्या हुआ? तो लाइक हमने क्या किया, जैसे ADG था और ये BEH था, तो हमने BEH इसको कर लिया पहले, अब फिर ADG इसको कर लिया बाद में, तो सर लास्ट में CFI। तो हमने क्या किया सर? हमने कुछ नहीं किया, बस इसी के किसी कॉलम को, किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, या फिर हम किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, मतलब रो को रो से इंटरचेंज कर दो, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, अगर कभी हम ऐसा करते हैं तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? सिंबल को इन्वर्ट कर देगी, यानी कि प्लस थी पहले, कुछ भी आंसर आता तो इसमें आंसर क्या आएगा? माइनस, ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, चलो सर, मतलब प्रेजेंटेशन में सिंबल अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। सर अगला ये वाला हो गया भाई। नेक्स्ट, इफ टू रो आर स्क्वायर मैट्रिक्स आर प्रोपोर्शनल देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज टाइप की है, ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी टाइप की है। सर आओ देखो ना, ये क्या कह रहा है सर? ये सर कह रहा है आपसे कि सर अगर कोई दो रो आपस में कैसी सर प्रोपोर्शनल है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। ये कौन सी कहानी? सुनना मेरी बात। इसमें से पहला पॉइंट आप ऐसे कह सकते हो सर, पहला पॉइंट अपन ऐसे कह सकते हैं कि अगर अपने को कोई दो रो दी गई है जो कि बिल्कुल सेम है, ABC फिर DEF, कोई दो कॉलम या दो रो आपस में कैसे बेटा? सेम है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0। कोई दो रो या दो कॉलम आपस में कैसे बच्चा? सेम है, तो रिजल्ट क्या होगा उसका? 0। दूसरी चीज सर, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 है, तो फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा? 0। सर ऐसे ही यहां पर कहा गया है कि अगर कोई एक रो या कॉलम आपस में कैसे हो जाए बेटा? प्रोपोर्शनल हो जाए। कैसे सर? प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल मतलब उनका जो रेशियो है वो कैसा हो जाए भाई? सेम हो जाए। देखो ABC ABC, KA KB KC, मतलब तो सर इसका भी रिजल्ट क्या होगा? 0। सर ये कहानी क्या है? ये सर 3 पॉइंट आपने लिखे हैं। सर इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है? तो सर यहां पर एक पॉइंट और इन्वॉल्व होता है, वो इन्वॉल्व कर ले, फिर आपको बताते हैं पूरा मतलब। सर एक बात ध्यान देना, जैसे हमारी ये मैट्रिक्स थी, मान लो ये मैट्रिक्स थी, अब यहां पर लिखा होता है ABCD ऐसे करके, तो हम लोग किसी चीज को अंदर भेजते या बाहर निकालते। तो जब ये कहानी हमारी होती है मैट्रिक्स में, तो सर मैट्रिक्स में कहानी क्या है कि जब जब हम किसी भी स्केलर नंबर का जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं, तो वो मल्टीप्लाई या कॉमन लेना जितने भी एलिमेंट है बेटा वो सबके साथ होता है। तो भैया मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे बाहर के लिखा था, अंदर क्या है? 4 लोग हैं, तो वो मल्टीप्लाई भी क्या होगा? चारों में होगा। ऐसे ही बेटा, लेकिन अब जब हम कह दें डिटरमिनेंट, क्या कह दें सर? अब हम कह दें डिटरमिनेंट और इसमें के का मल्टीप्लाई करें, तो जब हम लोग डिटरमिनेंट में के का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब वो मल्टीप्लाई किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है। अब जो मल्टीप्लाई होगा बेटा वो या तो किसी एक रो में होगा या तो उसके कॉलम में होगा, पूरे में नहीं होगा। मतलब सर इसको एक अंदर ले जाओगे तो जैसे मान लो हमने कॉलम में करा दिया, तो सर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों छूट गए। सर हम ये भी कर सकते थे कि पहले कॉलम में मल्टीप्लाई ना होता,
दूसरे वाले में हो जाता, हो सकता है सर ये भी हो सकता था कि पहले रो में मल्टीप्लाई हो जाता, यहां पे ना होता। अरे 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 तुम क्या हो गया, तुम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ भाई सी और डी। या फिर ऐसे हो जाता कि सर पहले वाले रो में मल्टीप्लाई ना होता, कॉलम में, सॉरी दूसरी रो में हो जाता। मतलब जब जब हम किसी डिटरमिनेंट में किसी भी एलिमेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएंगे तो बच्चे वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही होगा। समझ गए भाई, वो क्या होगा, किसी एक रो में होगा या तो किसी एक कॉलम में होगा। तो सर इसके लिए लेते हैं एग्जांपल ताकि कुछ बातें समझ में आए, ये सारी प्रॉपर्टी आप रिलेट कर पाए। सर सुनिएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिखा, ये 1 2 3 लिखा, यहां पर हमने लिखा 2 4 6, यहां पर हम लिख दिया 7 3 सॉरी 3 7 और 8 ऐसे लिख दिया। तो साहब ध्यान से देखिएगा, 1 का डबल, 2 का डबल, 3 का डबल, सर डबल डबल मैच कर गया। इसका मतलब इस वाली डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, 0। इसका मतलब इस वाली डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, 0। चलो साहब सुनते हैं मेरी बात, मान लो ये प्रॉपर्टी अपने को नहीं दिखी, नहीं समझ में आया, तो अपन क्या करते, अपन C2 से इससे 2 ले लेते कॉमन। क्या करते भाई, C2 से 2 ले लेते कॉमन। तो भाई ध्यान से देखो, अगर 2 कॉमन लेते इससे तो भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, भाई 1 2 3 बन गया, 3 7 8। देखो भाई तब भी इसका आंसर क्या होता, 0। क्यों होता सर, कोई दो कॉलम या कोई दो रो आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। बोलो प्रॉपर्टी थी कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में सेम हो जाए, सर हो गई प्रॉपर्टी। अच्छा सर हम ये भी तो कर सकते थे, इसी में मान लो, इसी में से एक काम और कर लेते, चलो ये भी ना याद आता यहाँ पे, तो एक काम और कर सकते थे सर। हम क्या करते, कहते सर C1 को चेंज कर लो। कैसे, C1 में C2 माइनस करके, C1 को चेंज कर लो C1 में C2 माइनस करके। ध्यान रखना ये तरीके आपके ऑब्जेक्टिव नेचर में ही काम आएंगे, क्योंकि करंट सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं है। ओके भाई, तो लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हमारे, उन पे आप प्रॉपर्टी लगा के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव है तो आपको प्रॉपर सॉल्विंग करके ही क्वेश्चन को दिखाना है। ओके ना डियर, चलो सर, तो सर 2 साइड में है, 1 से 1 माइनस, देखो C1 को चेंज कर रहा है, 1 से 1 माइनस 0, 2 से 2 माइनस 0, 3 से 3 माइनस 0। अब सर यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3, और यहाँ पे सर क्या हो गया 3 7 8। तो देखो साहब, कोई एक कॉलम या कोई एक रो क्या हो गई, 0 हो गई, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो भाई समझ लो, मतलब अगर अपने को कोई प्रॉपर्टी नहीं भी याद आ रही है और आपको सॉल्विंग आती है तो भी आप उसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी में उलझने से अच्छा होता है कई बार कि अपन सीधा सीधा सॉल्व कर दे, निपटा दें उसको, काहे को इतना अपन स्ट्रेस पालेंगे ऊपर वाले माले में। करेक्ट ना भाई, चलो सर, तो कहां चला गया, ये रहा सर, देखो ना सर। तो सर ये वाली बात हो गई, ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल होगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सर डिटरमिनेंट बी इक्वल टू के इंटू ए, वेयर बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई ए, तो बाई मल्टीप्लाइंग वन रो और कॉलम ऑफ ए बाई के। समझ गए भाई, ये जो हमने अभी बताया आपको कि जब डिटरमिनेंट में अंदर कुछ भेजेंगे तो या तो किसी एक रो में जाएगा या तो किसी एक कॉलम में जाएगा। करेक्ट ना भाई, चलो ये वाली बात सर हो गई। सर यहां पर क्या है, के ए इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ए, सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे साहब इसका मतलब क्या हुआ, सर इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। कैसे सर, बहुत सिंपल सा मतलब है, देखो ना सर प्रॉपर्टी क्या लिखी थी, के ए मतलब कभी आपको ऐसे लिखा मिल जाए ऐसे, और कह दे कि सर जो ए है, जो ए है वो 3/3 या फिर ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट है। क्या कह दे सर, ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट है, या फिर ये कह दे जो ए है वो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। मतलब इस वाली में 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। सर के का मल्टीप्लाई इसी के साथ में है, मतलब के का मल्टीप्लाई किसमें हुआ है, मैट्रिक्स में। तो अगर मैट्रिक्स में हुआ है तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट में हुआ होगा। आपने बाद में क्या लगा दिया सर, एक डब्बा लगा दिया, डिटरमिनेंट लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको चाहिए डिटरमिनेंट, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में किया सब में, और कॉमन किससे ले रहे हो, डिटरमिनेंट से। सर कितना है, 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। तो सर पहली वाली रो से कॉलम के, अगली वाली रो से कॉमन के, फिर R3 से कॉमन के। तो सर के कितनी बार कॉमन आया, 3 बार, और अंदर क्या बचा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सर अगर ये 3/3 की है तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट में क्या कह देंगे, के क्यूब डिटरमिनेंट ए। तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट में क्या कह देंगे, के क्यूब डिटरमिनेंट ए। सर बात पूरी हो गई, समझे मेरी बात को, क्या हुआ सर, बात यहां पर अपनी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। तो यही प्रॉपर्टी थी जो आपसे यहां पर कही गई साहब, यही प्रॉपर्टी थी जो लास्ट में आपसे यहां कही गई। देखो सर,
कि k इक्वल टू k की पावर n डिटरमिनेंट a वेयर a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। और बात यहां पर हमारी डन। चलो साहब, इतनी बातें अपन समझ गए। तो सर इतनी बातें अपन समझ गए सर, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है सर, ऐसे करके। सर ऐसे करके प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है सर, देखो ना, सुनो ना मेरी बात। सर प्रॉपर्टी ऐसी है कि सर अगर कोई भी कॉलम आपको ऐसे लिखा मिले, कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपस में दो ऐड करके लिखे हुए हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं सर, अपन उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में फॉर्म कर सकते हैं। देखो सर, पहले वाले कॉलम को लेकर डिटरमिनेंट और फिर दूसरे वाले को लेकर डिटरमिनेंट। प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए। यूज कुछ ज्यादा नहीं पड़ता है इसका, ठीक है ना। अभी इसका यूज बहुत ज्यादा यहां पर पड़ नहीं रहा बेटा, ठीक है भाई। चलो सर, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके भैया, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। नेक्स्ट आता है बेटा माइनर्स एंड कोफैक्टर। सर ये क्या है, माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, ये कौन सी चीज है? तो सर सुनिएगा, एग्जाम्पल अपने स्टाइल वाला, सर समझिएगा, एग्जाम्पल अपने स्टाइल वाला। सर कैसे, जैसे मान लो यही दे देते हैं आपको, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे करके हमने मान लो दे दिया, ठीक है भाई। हमने दे दिया एक डिटरमिनेंट आपको ऐसे करके। अब हमको मान लो निकालना है इसमें माइनर और कोफैक्टर। तो सर मेरी बात समझिएगा, माइनर और कोफैक्टर दो तरीके से काम आएंगे, दो तरीके से प्रेजेंट होंगे। माइनर सर, तो माइनर लिखा जाएगा m से। कोफैक्टर सर, तो कोफैक्टर ध्यान रखें, कहीं कहीं पर C से लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर A से लिखा हुआ है। मतलब कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के टोटल दो रास्ते दिए गए हैं, या तो C से लिखा जाएगा या तो A से लिखा जाएगा। अब सर सुनिएगा, जैसे m है माइनर के लिए, तो लाइक हम कभी पूछ लें सर M11 की वैल्यू, तो इसका मतलब यह हुआ पहली रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर बताइए। क्या बोला गया, पहली रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर बताइए। अब जैसे यहां पर हम कह दें C11 या फिर कह दें A11, इसका मतलब यह हुआ कि पहली रो पहली कॉलम का कोफैक्टर बताइए। क्या बोला गया, पहली रो पहली कॉलम का कोफैक्टर बताइए। मैंने कहा चलो ना सर शुरू करते हैं। तो पहले सर M11, तो सर क्या हुआ, M11 हमने निकाला। तो सर M11 की कहानी क्या है, सुन लो मेरी बात। सर 11 मतलब पहली रो पहला कॉलम। सिंपली करना क्या है सर, पहली रो पहला कॉलम, यही तो हुआ एलिमेंट, पहली रो पहले कॉलम का। सर बचा कितना, तो भाई एक्सपेंस, जब हम एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को तो हमारे पास बचा कितना, बच्चे हमारे पास सिंपली क्या बचा, हमारे पास सिंपली बेटा क्या बचा, A22, A23, A32, A33, यही चार तो बचे, चार ही बचे ना बेटा। तो बस इन्हीं चार को उठा के रख लो। क्या करो भाई, इन्हीं चार को उठा के रख लो, A22, A23, A32, A33। हमने क्या किया, उठा के चारों रख लिए। तो सिंपली जो हमने उठा के चारों रखे यही क्या हो गए, हमारे माइनर हो गए। क्या हो गया भाई, यही हमारे माइनर हो गए, बात कंप्लीट हो गई। अब जैसे कोई कह देता कि नहीं सर अपने को तो M23 की वैल्यू बताओ, मतलब सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट का माइनर बताओ, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट का माइनर बताओ। तो साहब क्या करेंगे, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, इसका क्या चाहिए, माइनर। साहब कट्टम कट्टम हो गया, दो ये बचे दो ये बचे, उठा के सर रख लो। क्या वो सर, उठा के रख लो। तो ये A11, A12, A31 और A32, लो साहब ये क्या हो गया सर, आपका माइनर निकल आया। ये क्या हो गया साहब, आपका माइनर निकल आया और काम कंप्लीट। आपका निकल आया माइनर और काम क्या हो गया बेटे, कंप्लीट हो गया। डन है इतनी बात। चलो सर अब अगला, मान लो आपसे कोफैक्टर बोला गया उसी का, M11 है, मतलब पहली रो पहले कॉलम का माइनर। अभी क्या बोला गया, C11, मतलब पहली रो पहले कॉलम का कोफैक्टर। तो सर कोफैक्टर है क्या, तो सर कोफैक्टर है क्या, तो सिंपली कोफैक्टर है बेटा माइनर विद सिंबल। क्या है भाई, कोफैक्टर का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, कि माइनर निकालो सिंबल के साथ में। कोफैक्टर का मतलब क्या है, माइनर निकालो सिंबल के साथ में, कहानी खत्म। तो सर C11 यानी कि M11 कितना आया था हमारे पास में, तो M11 हमारे पास आया था A22, A23, A32 और ये A33। क्लियर है भाई, तो ये आ गया हमारा माइनर। अच्छा सर 11 है, तो 11 कितना, 2, 2 कैसा, इवन नंबर, इवन नंबर है मतलब इसके लिए सिंबल क्या होता है, प्लस। इवन नंबर है मतलब इसके लिए सिंबल क्या होता है, प्लस। सर कोफैक्टर हो गया C11। लाइक अभी आपको C23 निकालना होता, तो सर 23 का माइनर कितना था, सर 23 का माइनर था A11,
A12 A31 A32, करेक्ट भाई? तुम कहां आ गए? 32, ऐसे करके। अब सर 3 और 2 कितना हुआ? 5। 5 कैसा? ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए सिंबल क्या? माइनस। तो सर ये निकल आया आपका कोफैक्टर। तो समझ गए सर, माइनर आ गया तो कोफैक्टर में सिंबल लगाने का है। अगर माइनर आ गया तो कोफैक्टर में क्या करना है? बस सिंबल लगाने का है। उसके बाद बुक्स स्टाइल ऐसे मारती हैं, देखो सॉरी, क्या करती है बेटा? बुक्स स्टाइल ऐसे मार देती हैं, सी आई जे इक्वल टू -1 टू दी पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब सब सुनो ना, -1 की पावर आई प्लस जे एम। तो अगर आई प्लस जे इवन नंबर होगा तो -1 को क्या कर देगा? प्लस। ऑड नंबर होगा तो क्या रखेगा? माइनस। देखो एम आई जे मतलब माइनर। तो सर करना क्या? बस माइनर में सिंबल ही तो लगाना है। तो काय को अपन इतना स्ट्रेस ले रहे? समझे ना भाई, काय को अपन इतना स्ट्रेस ले रहे? तो सर ये बात हो गई आपकी किसकी बेटा? कोफैक्टर और माइनर की। कि सर आखिरकार हमारे कोफैक्टर और माइनर किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, किस तरीके से निकलकर आते हैं सर। ओके भाई, चलिए सर। तो भैया कोफैक्टर और माइनर इंपॉर्टेंट चीज है सर। कोफैक्टर और माइनर क्या सर? थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट सर आता है, नेक्स्ट सर आता है इसमें आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और वो है सर आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो सर, डिटर्मिनेंट से उतर के अपन कहां पहुंच गए? एडजॉइंट में। डिटर्मिनेंट से कूद के अपन कहां पहुंच गए बेटा? एडजॉइंट में आ गए। समझ लो मेरी बात। सर एडजॉइंट है क्या? सिस्टम समझिए, एडजॉइंट है क्या? जैसे आपको दी गई एक डिटर्मिनेंट, जैसे आपको क्या दी गई? एक दी गई डिटर्मिनेंट, लिख देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये दी गई आपको एक डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स लो, सीधा सीधा मैट्रिक्स आ जाओ, मैट्रिक्स। ये दी गई अपने को एक मैट्रिक्स ऐसे करके। ठीक है साहब, चलो सर मैट्रिक्स हो गई। अब सर करना क्या है? जब मैट्रिक्स हो गई तो करना क्या है अपने को? एडजॉइंट निकालने के लिए अपने को चाहिए क्या क्या? तो सर एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है? फाइंड कोफैक्टर। पहला काम आपका फाइंड कोफैक्टर। पहला काम क्या है बेटा? फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहला काम कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के क्या निकालिए? कोफैक्टर निकालिए। क्या करिए? जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के क्या निकालिए बच्चा? कोफैक्टर। तो आइए सर सबसे पहले से कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो सर कोफैक्टर अपन सी से लिख रहे थे, लिख देते हैं भाई। तो इसका कोफैक्टर क्या हुआ? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। सर ऐसे हो गए हमारे कोफैक्टर। सर पहला काम क्या हुआ? कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर निकाल के उनको सजा के रख दिया। कोफैक्टर निकाल के क्या किया? उनको सजा के रख दिया। अब सर सेकंड पॉइंट, अब सर क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है सर? फाइंड ट्रांसपोज। सेकंड पॉइंट क्या है सर? जब आप कोफैक्टर निकाल के सजा के रख दोगे, अगला काम क्या करना है? अब आपको अगला काम करना है कि इसका ट्रांसपोज निकाल दो। सर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग ज्यादातर काम कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा कोफैक्टर वाला सीरीज सब लोग निकाल लेते हैं। गाड़ी कहां फंस जाती है? जल्दबाजी के चक्कर में ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं भाई। तो बस क्या करो? इसी का ट्रांसपोज कर लो। तो सर ट्रांसपोज तो याद है ना? रो को क्या बना दो? कॉलम C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो सर ये क्या हो गया? ये जो निकल कर आया ये होता है बेटा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की प्रोसीजर क्या हुई कि सर आपको जो भी मैट्रिक्स दी गई है सारे के सारे एलिमेंट का क्या निकालो? कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालने के बाद में सजा के दो रख, और जब सज जाए बेटा पूरा तो अगला स्टेप क्या कर दो? ट्रांसपोज निकाल दो। अगला स्टेप क्या कर दो बेटा? ट्रांसपोज निकाल दो, और आपकी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गई। अब सर यहां देखो कलाकारी कैसे करी है। द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो लिखा हुआ है द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब ए की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज है उसी को कहा जाता है बेटा इज कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। लिखने का तरीका अपन जनरली स्टाइल में ऐसे लिख देते हैं एडीजे ए। अब सर देखो यहां पे ऐसे की गई है कलाकारी। इस कलाकारी से बहुत ज्यादा तुम्हारा औचित्य है नहीं, बहुत ज्यादा मतलब आपका है नहीं।
ठीक है भाई साहब, तो अपन समझ गए सर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सर। एडजॉइंट अगर समझ गए हैं बेटा, तो एडजॉइंट के बाद में हमारा अगला प्रोसेस आता है, एडजॉइंट निकालने के बाद बेटा हमारा अगला स्टेप आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। समझ गए भाई, अपना अगला प्रोसेस आता है बेटा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। सर क्या है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सर ध्यान दीजिए, क्या है सर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंपली आपसे कहा गया कि सर ए इनवर्स क्या होता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, अपन 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 सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। फिर अपन क्या फाइंड करेंगे, नहीं इसको बाद में फाइंड करना, इसको भैया थोड़ा सा बाद में फाइंड करना, प्लीज मत हिलो भाई, मान नहीं रहा, रुक जाओ। ओके, तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए और बाद में फाइंड करेंगे आप एडजॉइंट ऑफ ए। समझना, पहले आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बाद में आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने पहले क्यों कहा फाइंड करने को, ये इधर उधर क्यों किया, हम पहले नीचे लिख रहे थे ना, ऊपर क्यों लिखा इसको, सर रीजन है। रीजन क्या है सर, पॉसिबिलिटी। सर पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कभी जब आप डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करें और वो निकल आए जीरो, हो सकता है कभी आप डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करें और वो क्या निकल आए बेटा, जीरो निकल आए। और कभी ये भी हो सकता है कि आप सॉल्व करें और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, जीरो ना निकले। और हो सकता है कभी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और जीरो ना निकलो। सर जब जीरो नहीं निकलती है तो उसे बेसिकली कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब जीरो निकल आता है बेटा तो उसको कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा कि आपको एक मैट्रिक्स दे देगा 9 एलिमेंट 3x3 वाली, टोटल 9 एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट को मिसिंग कर देगा, लैम्डा वगैरह लिख देगा, के वगैरह लिख देगा और कह देगा इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो फाइंड लैम्डा फाइंड के। सिंगुलर मतलब जीरो है सर। और सर समझिएगा, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया तो इसका मतलब ए इनवर्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ सर कि ए इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कभी कभी ये भी लिख कर देता है इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट पॉसिबल सो फाइंड एक्स। इफ इनवर्स ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल, एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो सर 1 2 3 0 1 x 5 2 और 0, हमने सर लिखी ऐसे डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स ऐसे करके, ठीक है भाई। हमने कहा इफ ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, हमने क्या कहा सर, इफ ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल तो फाइंड एक्स। क्या हुआ सर, तो एक्स बताइए। तो सर अगर ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, जीरो होगा। सर इस वाले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, जीरो होगा। आओ ना सर सॉल्व करते हैं। तो सर ध्यान दो, आपको निकालना क्या है, एक्स। तो ट्राई क्या करेंगे हम ट्राई करेंगे कि जिस रो या कॉलम में एक्स आया हो उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, या फिर जीरो वाला देखो। तो बेटे बेस्ट वे क्या है कि अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं R2 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, R2 के रिस्पेक्ट में। चलो सर सबसे पहले जीरो है, बताओ अब स्टाइल मार ले, जीरो की कोई इज्जत नहीं, छोड़ दो उसको, जीरो की कोई इज्जत नहीं सर, छोड़ दो उसको। अगला कौन है सर, वन है। तो सर जहां पर वन है, ध्यान से देखना बेटा, डायरेक्ट करे थोड़ा सा, जहां पर वन है बेटा, तो वन जहां पर है वहां पर सिंबल कैसा होता है, प्लस का। सर होता है प्लस का, सर ये जाएगा ये जाएगा, तो 1350 क्या हुआ 1350, वन का जीरो में जीरो, 3 का 5 में -15, अरे AD माइनस BC। सर अगला क्या हुआ, अगला सर अपन पकड़ेंगे एक्स को। अब एक्स कैसा होगा, नेगेटिव, अरे लोकेशन एक्स कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा। आओ सर, तो सर करना क्या है, ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, तो अब क्या बचेगा 1 2 5 2। तो सर 1 का 2 में, 2 का 5 में, तो 1 2 जा 2, 2 5 जा 10। तो सर ये कितना हो गया 2 माइनस 10। और सर ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। सर ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए सर, जीरो। तो सर देखो ना, ये माइनस का 15 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस का 8x इक्वल टू 0। तो साहब 8x इक्वल टू 15 हुआ, तो x की वैल्यू सर 15/8 हो गई। क्या हो गई सर, x की वैल्यू 15/8 हो गई, कहानी कंप्लीट हो गई। अब इसी में कह देगा कि सर ये लैम्डा दिया हुआ x की जगह पर, यहां पर k लिख देगा। तो भैया किसी भी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। साहब क्वेश्चन समझ गए होंगे,
सर 0 पे सॉल्व करने का मतलब नहीं था, 1 को सॉल्व किया आपने, ये चला गया ये चला गया, सर 0 5 3 जा 15। ओके भाई, फिर अपन ने x ले लिया, x का सिंबल कैसा सर, माइनस का। सर जब x लिया तो ये गया 1 2 जा 2 5 2 जा 10, तो 2 माइनस 10 हो गया। कंप्लीट है भाई। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। और इनवर्स के क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर में आते हैं इनवर्स के क्वेश्चन, वो सर कुछ इस तरीके से आते हैं। दूसरा सर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट, तो लाइक आपको हमने एक मैट्रिक्स ABCD दी गई है ए, तो कभी कभी आपसे काम पड़ता है, आपको कभी कभी काम पड़ता है, तो आप 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे सर, जो मेन डायगोनल है इसको रिवर्स कर दो, जो आपका ये मेन डायगोनल है इसे क्या करो बेटा, रिवर्स कर दो, और जो एलिमेंट बच गए हैं उनका सिंबल चेंज कर दो, और जो एलिमेंट बच गए हैं उनका सिंबल चेंज कर दो। तो सर ये हो जाता है डायरेक्ट में एडजॉइंट ऑफ ए। सर ये हो जाता है डायरेक्ट में एडजॉइंट ऑफ ए, कि सर एडजॉइंट ऑफ ए आखिरकार डायरेक्ट कैसे निकल आता है, तो सर ये है डायरेक्ट वे टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर होगी बात इतनी, डन है सर। चलो, तो सर ये सब बातें हो गई कंप्लीट हमारी। एक चीज हमारी और बचती है लास्ट में, एक चीज और बचती है सर, सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद मैट्रिक्स मेथड। सर मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, तो साहब सबसे पहले आपको दी जाएंगे ऐसे 3 ठो लीनियर इक्वेशन। तो सर देखिए ध्यान से बेटा, इसमें जो कॉफिशिएंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, सर ये हो गए हमारे सारे के सारे कॉफिशिएंट। सर क्या हो गए, ये हो गए हमारे सारे के सारे कॉफिशिएंट। सर देखो ना ऐसे करके, इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना। तो ये हो गई सर हमारी मैट्रिक्स ए, ये हो गई मैट्रिक्स एक्स, और ये हमने ले ली बी। क्या ले ली सर, ये ले ली ए एक्स और बी। ध्यान रखना, जो हमारी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स उसे क्या करेंगे हम, एक्स मान लेंगे। क्या कर लेंगे सर, एक्स वाली वेरिएबल वाली, ठीक, कांस्टेंट वाली बी मान ली, और कॉफिशिएंट वाली हमने ए मान ली। सबसे पहला काम, जब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं बेटा, अपन इसको ए कंसीडर करने वाले हैं, इसको एक्स और इसको बी लिख देंगे। सर लिखने के बाद में सिंपली क्या है, देखो सर कहानी लिखी हुई है यहाँ पे कि सर ए एक्स इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो सर सॉल्विंग वॉल्विंग आ जाती है बाद में। तो एक्स इक्वल टू मेन चीज, एक्स इक्वल टू क्या है सर, तो एक्स इक्वल टू है मेन चीज ए इनवर्स बी। क्या है सर, एक्स इक्वल टू है मेन चीज ए इनवर्स बी। आपको ए इनवर्स चाहिए और इनटू क्या चाहिए बेटा, बी चाहिए। ए इनवर्स चाहिए और इनटू में क्या चाहिए बेटा, अपने को बी चाहिए। तो अपने को सबसे पहला काम क्या है सर, सबसे पहला काम क्या है, एज्यूम ए एक्स एंड बी। सबसे पहला काम आप ए एक्स और बी ले लेंगे। उसके बाद सर, उसके बाद में एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, एक्स इक्वल टू है ए इनवर्स बी। सर इसके बाद क्या है सर, सेकंड पॉइंट क्या है अपना, सर सेकंड पॉइंट क्या है अपना कि एक्स इक्वल टू अपन ले लेंगे ए इनवर्स बी। अब सर अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि आप कैलकुलेट कर लेंगे ए इनवर्स। क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ए इनवर्स, जो भी आपने ए माना था उससे पहला काम क्या है भाई, ए इनवर्स निकाल लेंगे। सर ए इनवर्स निकालने के बाद में आप फाइंड करेंगे, आप फाइंड करेंगे बेटा ए इनवर्स इनटू बी। क्या करेंगे सर, फाइंड करेंगे ए इनवर्स बी, और लास्ट में पॉइंट क्या है, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, जहां से आपको एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चे, और ये आपसे हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है। तो भाई बात समझ गए, तो सर अपने को ये बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई भाई, अपने को ये पूरी की पूरी बात बेटा क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई सर, कि आखिरकार ये क्वेश्चन किस तरीके से होना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आखिरकार किस तरीके से फाइंड होनी है, इक्वेशन आखिरकार किस तरीके से फाइंड होनी है। तो सर डिटरमिनेंट वाले टॉपिक में बेसिकली हमारे पास इतनी बातें हैं सीखने के लिए। डिटरमिनेंट वाले टॉपिक में बेसिकली बच्चे हमारे पास इतनी बातें हैं सीखने के लिए। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व। इसके बाद अगली चीज आती है बेटा ट्रायंगल को लेकर। इसके बाद सर अगली चीज हमारी आ जाती है कोफैक्टर और माइनर को लेकर। सर इसके बाद अगली चीज हमारी आ जाती है बेटा ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए। अब ए इनवर्स कैसे है सर, तो ए इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ ए, स्पेलिंग गलत हो चुकी है, हाँ भैया अब सही से लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद में लास्ट में आती है आपकी लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, और विद मैट्रिक्स मेथड। तो सर इतनी चीजें हैं हमारे पास में जो हमें डिटरमिनेंट में पढ़नी होती है सर।
तो हमने सारी की सारी चीजों के कॉन्सेप्ट जो है यहां पर कर लिए हैं कंप्लीट। अब इसके बाद आता है आपका ड्यूटी, और आपका ड्यूटी है बेटा प्रैक्टिस का। तो बेटा माइंड मैप सीरीज में हम लोगों ने आज टॉपिक कंप्लीट किया है डिटरमिनेंट्स। ठीक है भाई, मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आप प्रयास करें कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हो सके तो किसी भी दिन दोनों को एक साथ पढ़ें। ठीक है भाई, पहले मैट्रिक्स फिर डिटरमिनेंट, ताकि दोनों के लॉजिक, दोनों की चीजें आपस में कोरिलेट हो पाए और हम लोग इन चीजों को इजीली सॉल्व कर पाए। ओके भाई बच्चों, तो फिर आज की सेवाएं बच्चे समाप्त होती यहीं पर, और अब हम मिलेंगे द कुशवाहा सर के साथ अगली क्लास में, और आपका अगला टॉपिक होने वाला है इस सीरीज में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, जहां पर हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। सर कितने टाइप के मेथड है, कौन कौन सा डिफरेंशिएशन है, कितने टाइप का क्वेश्चन होता है सर। ओके भाई, तो फिर आज की सेवाएं बेटा यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं हम लोग आफ्टर द ब्रेक। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चों। सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, और फिर अब मिलते हैं बाद में। ओके भाई।